बच्चों, आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सभी फसलों के लिए होता है और सभी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है और करना भी चाहिए, वह टॉपिक है आपकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका संक्षिप्त नाम IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका हिंदी नेम है एकीकृत या समन्वित कीट प्रबंधन। अनेक रोगों द्वारा, कीटों द्वारा हमारे फसलों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। जैसे धान का गंधी कीट है, मूंगफली का गिडार है, पछेती झुलसा है आलू का, अगेती झुलसा है आलू का, आहू कीट है, और उसके साथ साथ वाइट बार्बल है। ये सब क्या करते हैं, हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार इन पर हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उस रसायनों के प्रति रेसिस्टेंट हो गए। उस रेसिस्टेंट होने के नाते ये इनका प्रभावी नियंत्रण अब संभव ज़्यादातर नहीं हो पा रहा, और इस साथ साथ उनका हमारे जीवन पर, रसायनों का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। वही जो हम रसायन अगर अपने फसलों पर डाल रहे हैं, फिर वही रसायन किसी न किसी रूप में हमारे अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव और पर्यावरण पर भी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन सब के ये जो समस्याएं हैं, इसके प्रभावी निदान हेतु जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम IPM कहते हैं या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब जानते हैं IPM का उद्देश्य क्या है। ये पद्धति अपने देश में या यहाँ पर लाने के लिए, कृषि में लाने के लिए IPM का क्या उद्देश्य हो सकता है। IPM का तो पहला उद्देश्य है रसायन रहित नासी जीव के नियंत्रण एवं अन्य विधियों का सामूहिक या आवश्यकता अनुसार उपयोग करके नासी जीव की वृद्धि को आर्थिक स्तर की सीमा के नीचे रखना। कहने का मतलब, हम जो भी इन जीवों को नष्ट करने के लिए जो भी अपनी विधियाँ उपयोग कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से उस जाति को समूल नष्ट करना नहीं। जैसे मान लीजिए कहा जाए आलू का पछेती रोग है, इसको ये नहीं कि इस कवक को हम पूरा नष्ट कर दें। अगर कोई भी कवक या कोई भी कीट धरती पर से समूल नष्ट हो जाएगा तो आगे शोध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम शोध करने के लिए या उससे आगे रिसर्च करने के लिए हम केवल आर्थिक स्तर तक ही उसको समाप्त करते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हैं। आगे हैं रसायनों का कम से कम उपयोग करके पर्यावरण को संतुलन या संरक्षित रखना। हम इन सब के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए रसायनों का उपयोग बहुत कम करें या ना ही करें, क्योंकि इनके रसायनों का उपयोग करने से आर्थिक जो आपका पर्यावरण होता है वह असंतुलित हो जाता है। इसलिए रसायनों का उपयोग कम से कम ही करें। आगे है पर्यावरण एवं वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना। आगे है अवरुद्ध कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कि जो कृषि खेती हमारी अवरुद्ध हो चुकी है इन सब रसायनों से, इन सब कीटों से, तो उसको हम उसके उत्पादन में हम वृद्धि करें। इसके सिद्धांत क्या है या कहना क्या चाहता है, तो ये है फसलों की बुआई से कटाई तक निगरानी करें, शत्रु एवं मित्र कीट की पहचान करें। हम जब बुआई करें तो हम देखें कौन सा कीट या कौन सा रोग किस समय लग रहा है और किस अवस्था में लग रहा है, तो उसकी हमें क्या करनी, पहचान करनी चाहिए। साप्ताहिक निगरानी हम करते हैं। उसके बाद जो शत्रु और मित्र कीट हैं, कुछ हमारे मित्र कीट हैं जैसे आपका मधुमक्खी है, कुछ हमारे कीट हैं, ज़्यादातर कीट मान लीजिए तो वे शत्रु कीट हैं। इन सब जैसे ग्रासहॉपर है, इन सब कीटों को शत्रु एवं मित्र कीट की हम निगरानी कर लेनी चाहिए। आगे है कीट एवं रोगों के
और जो खरपतवार है उसके नियंत्रण के लिए उन्हीं तरीकों को अपनाना जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। कहने का मतलब कीट अगर लगे, कोई रोग लग गया है, खरपतवार आ गए हमारे खेत में, हम उन्हीं विधियों को अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण संतुलित बना रहे, यानी उस पर बुरा प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़े। ये हो गया। आगे हम देखते हैं अगला क्या सिद्धांत है। रासायनों का उचित मात्रा में उसी समय प्रयोग करें जब कीट एवं रोगों का प्रकोप आर्थिक स्तर को पार कर रही है। कहने का मतलब ये है, या नहीं कि थोड़ा सा रोग लगा कि हम रासायनों को छिड़काव कर दें, ऐसा नहीं। रासायनों का उपयोग हम उसी समय करेंगे अपने खेतों में जब हमारे आर्थिक स्तर पर, यानी रोग जब अगर ज़्यादा फैलने लगे तो तभी हम करेंगे। अगर रोग किसी एक पौधे में लगा है, उस पौधे को हम उखाड़ दें, उसको नष्ट कर दें, ऐसी दशा में हम रासायनों का उपयोग ना करें। जब अधिक रोग हों या ज़्यादा क्षेत्रफल में फैलने लगे हमारे खेत में, तभी हम रासायनों का उपयोग करें। अब आती हैं आईपीएम की विधियाँ। आईपीएम की विधियाँ क्या हैं? इसमें आगे पहला शस्त्र क्रियाएँ या कर्षण क्रियाएँ। इसमें हम पहले करते हैं गर्मी की गहरी जुताई। गर्मी के समय में खेतों की गहरी जुताई। गर्मी के समय में अगर खेतों की हम गहरी जुताई करते हैं तो जो कीट होंगे उसके अंडे या लार्वा नष्ट हो जाएंगे, फंगस अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से एक गर्मी की जुताई से फायदे हो जाएंगे। आगे है बीज का शोधन। बीज का शोधन करें और समय से बुआई करें। जब भी हम बीज को, किसी भी बीज को बोएं, उससे पहले उसके द्वारा जो रिकमेंड की हुई रसायन है बीज उपचार के लिए, उससे बीज का हमें शोधन कर लेना चाहिए। और बुआई जब भी करें तो समय से करें, क्योंकि अधिक पहले हम बुआई कर देते हैं तो भी रोग लगने की संभावना या कीटों का प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है, और अगर अधिक देर से बुआई करते हैं तो कीट एवं रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी बुआई करें, बीज शोधन करके बुआई करें और समय से बुआई करें। आगे है स्वस्थ एवं रोग रोधी प्रजातियों की बुआई। देखिए, इसमें जो भी हम बीज बोएं उसको स्वस्थ बीज बोएं, या नहीं पहले उसमें रोग लगे। और जो आपको इस समय लगभग सभी फसलों की रोग रोधी प्रजातियां आपके यहाँ उपलब्ध हो गई हैं, और बुआई करें तो रोग रोधी प्रजातियों की ही बुआई करें। आगे है नर्सरी की ऊंचाई एवं समय। नर्सरी जब भी हम लगाएं, नर्सरी को ज़मीन से थोड़ा ऊपर लगाएं, और नर्सरी में बुआई करें तो घनी बुआई ना करें और समय से ही बुआई करें, क्योंकि नर्सरी में पौधे बहुत पास होते हैं। ऐसी दशा में रोगों की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए नर्सरी में बुआई करें। आगे है लाइनों में बुआई। जब भी हम बुआई करें किसी फसल की, लाइनों में बुआई करें और उसके द्वारा बताई गई विधियों से और एक इच्छित दूरी पर ही बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने से यह फायदा होगा कि पौधों को अच्छी मात्रा में प्रकाश मिलेगी, वायु मिलेगी, और साथ ही साथ फंगसों का आक्रमण नहीं हो पाएगा, कम होगा, कीटों का प्रकोप कम होगा, रोगों का प्रकोप कम होगा लाइनों में बुआई करने से। इस तरीके से हमेशा जब भी हम बुआई करें लाइनों में ही बुआई करें। आगे बात आती है नर्सरी के पौधों को जड़ों को शोधित करके रोपाई करना। यह बहुत ही कारगर ऑप्शन है आपका। नर्सरी के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका गोभी हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, इनके जब भी हम पौधे को उखाड़ें तो 5 मिनट तक हम इसकी पौधे की जड़ों को शोधित कर लें, तब जाकर रोपाई करना चाहिए। इससे ही काफ़ी नियंत्रण पाया जा सकता है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम उर्वरक डालें, या नहीं कि इस कितने खेत में इतना पड़ता है, ऐसा नहीं। उर्वरकों को हम मृदा परीक्षण करा के, तो उर्वरकों की मात्रा जो हमारे मिट्टी में है, भूमि में है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ही हम संतुलित उर्वरक, उसी के अनुसार उर्वरक को प्रयोग करते हैं। आगे आपका है यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ में क्या है, खेतों से समूहों में दिए गए
अंडों एवं सूड़ियों को नष्ट करना। जैसे कुछ कीटों के जो अंडे होते हैं पत्तों पर दिए रहते हैं, जो कुछ सूड़ियाँ होती हैं उन सूड़ियों को हम नष्ट कर देते हैं। ये तो अंडों का नष्ट करना। आगे है कीट एवं रोग ग्रसित पौधों को नष्ट करना। अगर कोई एक पौधा ग्रसित है कीट से या रोग से, तो उसमें हम दवाओं का प्रयोग ना करके हम उस पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। इस तरीके से ग्रसित पौधों को ही केवल नष्ट करना है। तीसरा है आपकी जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में क्या है? परभक्षी एवं परजीवी कीटों को बाहर से लाकर खेतों या फसल में छोड़ना। कुछ जो कीट होते हैं या कुछ रोग जो होते हैं, उनके लिए परजीवी कुछ होते हैं, परजीवी होते जो उन्हीं पर जीते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम ला करके उस परजीवी कीट को उस फसल में हम छोड़ देते हैं, तो जो परजीवी कीट है रोग के उत्पन्न करने के लिए जो कारक है उसको वह नष्ट कर देता है। आगे है खेतों में पहले से मौजूद परजीवी या परभक्षी एवं परजीवी कीटों को संरक्षण देना। अगर आपके खेत में जो हम परजीवी बाहर से लाकर अपने खेतों में छोड़ रहे हैं, अगर वही परजीवी कीट कम मात्रा में आपके खेतों में ही उपस्थित हो, उनको हम ऐसा करें वो नष्ट ना होने पाए, उनको हम संरक्षण दें ताकि वे लगने वाले रोगों और कीटों जो हमारे नुकसान करते हैं उनको वो नष्ट कर सकें। इसलिए हमारे जो लाभदायक कीट हैं या परभक्षी या परजीवी जो हमारे लाभदायक हैं, उनको हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में हम संरक्षण देते हैं। आगे शत्रु एवं मित्र कीटों को 2:1 के अनुपात में बनाए रखना। कहने का मतलब है हमारे जो शत्रु कीट हैं और मित्र कीट हैं, इनकी जब हम पहचान कर लिए तो जो शत्रु कीट और मित्र कीट का अनुपात है तो इसका अनुपात 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो इससे हमारे जो होंगे आर्थिक स्तर से ऊपर वे रोग नहीं जा पाएंगे। आगे आपका रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण में है जो भी हम रसायन का प्रयोग करें तो अंतिम रूप में करें। अगर जैसे हमने जैविक कर लिया, रासायनिक कर लिया, यांत्रिक विधियों से नियंत्रण कर लिया, इससे नियंत्रण पूरी प्रभावी तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है, तब लास्ट में जाकर अंतिम रूप से हम तब रसायनों का उपयोग करें। आगे आपका है सुरक्षित एवं संस्तुत रसायनों का उचित समय में प्रयोग करें एवं निर्धारित मात्रा में उपयोग करें। इसका कहने का तात्पर्य है सभी फसलों के लिए, रोगों के लिए एक निश्चित रूप से बनाए गए जो रसायन है, संस्तुत रसायन है, और वे रसायन हमारे भी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों, पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, ऐसे ही रसायनों का हम उपयोग करते हैं। आगे है रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां बरतें। अगर हम रसायनों का जब उपयोग कर रहे हों तो हमें काफ़ी सावधानी, अपनी भी सावधानी, पर्यावरण की सावधानी और फसलों को भी सावधानी के अंतर्गत हम रख करके ध्यान में रखते हुए रसायनों का उपयोग हम करते हैं। आगे आपका है खरपतवार नाशकों का प्रयोग बताए गए निर्देशों के अनुसार ही करें। जो हम खरपतवार नाशक प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे ग्रेमिनी कुल के लिए, लेग्यूमिनेसी कुल के लिए, सबके लिए अलग अलग खरपतवार नाशक माने जाते हैं फसलों में। तो उनके लिए जो खरपतवार नाशक निर्देश बताए गए हैं हमको, उसी के अनुसार हम खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमारे कृषि सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यह यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।